हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आधारित पूंजी या उधार ली गई पूंजी या बोरोड कैपिटल के कुछ टाइप्स स्टडी किए थे, जिसमें से थे ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन बैंकों से ऋण यानी लोन फ्रॉम बैंक्स, जन निक्षेप यानी पब्लिक डिपॉजिट्स, देन वित्तीय संस्थाएं हमने समझी थी। नाउ इन दिस वीडियो रिमेनिंग सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल हम देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मल सोर्सेज हैं। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है लीज वित्तीयन यानी लीज फाइनेंसिंग। ये लीज फाइनेंसिंग या लीज वित्तीयन क्या होता है? ये एक टाइप से अपने प्रॉपर्टी को यूज़ में करने के लिए या रेंट पे देना होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, दो पार्टीज़ होती हैं, जिनके बीच में अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस पर्सन के पास ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, जिस पर्सन या इवन इंस्टीट्यूशन के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है, उसे हम लैंडलॉर्ड यानी पट्टादाता बोलते हैं। जबकि जो पर्सन प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है, लीज पर लेता है, उस पर्सन या उस इंस्टीट्यूशन को लीजी यानी कि पट्टाधारी कहते हैं। ओके, तो लीज को देकर और रिक्वायर्ड मनी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे एक अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सकते हो। ठीक है, जनरली लीज या किराए का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ड्यूरेशन प्रॉपर्टी वापस वो लैंडलॉर्ड यानी पट्टादाता जो है उसका अधिकार हो जाता है। इससे ओनरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये है कि प्रॉपर्टी को लीज़ पे देने से जो लीजी है यानी जो पट्टाधारी व्यक्ति है, उसको उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल जाता है यूज़ करने का, और जो लैंडलॉर्ड है उसे रेंट प्रोवाइड हो जाता है, तो वो उस अमाउंट को अपने बिजनेस में या जहाँ भी वो चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, प्रेजेंट वे में कई सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी लीजिंग का वर्क कर रहे हैं। इसमें से स्पेशली जो मेन इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ आईसीआईसीआई बैंक, ये मेनली लीजिंग का जो वर्क है वो परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ये एक टाइप का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो लोन ले रही है वो लोन लेने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर्टी के थ्रू मनी कलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं यानी विनिमय विपत्र होते हैं, उसी टाइप से इसमें भी मैच्योरिटी डेट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मैच्योरिटी डेट पे इसका पेमेंट करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार का फाइनेंसिंग का जो वर्क है ये वो ही कर सकता है जिसन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और इवन मार्केट में जिसकी गुडविल क्रिएटेड हो, अच्छा गुड नेम हो, रेपुटेशन हो। ओके, इस टाइप के जो प्रोमिसरी नोट होते हैं वो इनके ऊपर किसी टाइप की सिक्योरिटी नहीं होती है, बट इनका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है। ये एक टाइप का फ्री ट्रांसफर्ड विलेख होता है, डॉक्यूमेंट होता है। बड़ी कंपनीज जो है इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कमर्शियल पेपर जो होता है ये 90 डेज़ से लेकर 364 डेज़ यानी कि 1 ईयर से कम ड्यूरेशन के लिए होता है। इन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। कई सारी कंपनीज जो हैं ये कमर्शियल लेटर्स में इन्वेस्ट करके अमाउंट है वो कलेक्ट भी कर लेती हैं इवन। ओके, यानी खुद तो कमर्शियल पेपर जो है वो इशू करती ही है कंपनीज, बट इवन समटाइम्स ये क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज के कमर्शियल लेटर्स को परचेस करके उसके थ्रू भी काफ़ी सारी इनकम जो है वो अर्न कर लेती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इसके बाद व्यावसायिक साख या ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट्स या व्यावसायिक साख ये फाइनेंसिंग का एक ऐसा टाइप है जो कि ट्रेडर्स के बीच में किया जाता है। ट्रेड क्रेडिट्स जो हैं ये एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को प्रोवाइड किया जाता है फॉर परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये फैसिलिटी जो है जैसे गुड्स को परचेस किया बट इमीडिएट आपको पेमेंट नहीं करना रहेगा उस टाइम, ठीक है। इसमें ट्रेड क्रेडिट का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 डेज से 45 डेज़ के बीच का होता है जनरली। ऐसे सोर्स को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स भी बोल सकते हैं और जनरली ये उन्हीं कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि रेगुलर जिनके साथ टर्म्स हों ट्रेडर के, ओके। तो इसके अगर मेरिट्स की मैं बात करूं, ये बहुत कन्वीनियंट और इजी होते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। फाइनेंसिंग का जो वे है बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये। इसके थ्रू सेल्स को प्रमोशन मिलता है, यानी सेल्स प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। एंड ये फर्म की एसेट्स के अगेंस्ट कोई चार्ज भी नहीं रहता है, ठीक है। ये स्मॉल या लार्ज स्केल दोनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, ओके। सो ट्रेड क्रेडिट ये एक शॉर्ट टर्म बट क्रेडिट फैसिलिटी है जो जनरली हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जो होलसेल ट्रेड होता है वो इसी ट्रेड क्रेडिट के बेसिस पे होता है, जिसमें गुड्स प्रोवाइड कर दिया जाता है बट पेमेंट उनसे उसी टाइम नहीं लिया जाता, पेमेंट नेक्स्ट टर्न पे लिया जाता है। यानी कुछ ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है कि जो ट्रेडर है गुड्स को सेल करके अमाउंट कलेक्ट कर ले, देन उसका पेमेंट जो है वो कर दें। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज़ डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये शॉर्ट टर्म नेचर का बेस्ट मीन है फाइनेंस को एक्यूमुलेट करने का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रेगुलेट हो। व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बायर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सर्टेन पीरियड। यानी जब एक ट्रेडर गुड्स को क्रेडिट में सेल करता है तो सेलर जो है वो एक बिल ड्रॉ करता है और बायर उसे एक्सेप्ट करता है। उसमें एक सर्टेन अमाउंट को एक सर्टेन पीरियड में पे करने का प्रॉमिस होता है, एक ऑर्डर होता है कि आपको इतने टाइम में इसे पे करना है, ओके। तो सेलर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल यानी प्राप्य विपत्र होता है एंड फॉर बायर इट इज़ बिल्स पेबल यानी देय विपत्र। सेलर को इस बिल का अमाउंट रिसीव होना है इसलिए उसके लिए बिल्स रिसीवेबल रहता है, ओके। एंड बायर को ऑब्वियसली बिल का पेमेंट करना है इसलिए वो बिल्स पेबल होता है उसके लिए, ठीक है। सेलर कैन गेट इट्स पेमेंट थ्रू बी बाय डिस्काउंटिंग इट विथ बैंक। यानी जैसे मैंने मान लो किसी से गुड्स क्रेडिट में सेल किए मैंने किसी को, ठीक है, और उस पर्सन ने बोला कि अभी मैं कैश में पे नहीं कर सकता बट आप एक बिल ड्रॉ कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, इसका पेमेंट मुझे आफ्टर 3 मंथ कर देना, और मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया और जो बायर है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आफ्टर 3 मंथ आई विल पे दिस अमाउंट टू यू। बट आफ्टर 1 मंथ अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुई मनी की कि मुझे मनी मिल जाए कहीं, मैं उस बिल को ले जाकर बैंक से डिस्काउंट करवा सकती हूँ। दैट मीन्स अगर अमाउंट उस बिल का है 5000 और मैं उसे बैंक में प्रेजेंट करती हूँ फॉर डिस्काउंटिंग, तो बैंक उसमें से कुछ अमाउंट एज डिस्काउंट डिडक्ट करेगा। मान लो 4500 में से 50 रुपीज़ बैंक ने जो है 5000 का जो बिल है उसमें से 100 रुपीज़ बैंक ने डिडक्ट कर दिया फॉर डिस्काउंटिंग और बाकी मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। तो बैंक जो है इस बिल का जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कुछ कम अमाउंट रिटर्न करता है। तो वो जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो बैंक के लिए इनकम हो जाता है और हमें नीड है मनी की, वो भले ही मेन अमाउंट से थोड़ा कम अमाउंट, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैश की वो फुलफ़िल हो जाती है। तो इसके अलावा
ये हो गया डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक स्मॉल टर्म बट वेरी कन्वीनियंट, इजी एंड सिक्योर वे है फाइनेंसिंग का। ओके, इन सब के अलावा भी और भी कुछ सोर्सेज हैं, लाइक ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त करना यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स गतिविधि के द्वारा, यानी बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद साख यानी कैश क्रेडिट, एंड आड़त यानी फैक्टरिंग। तो ये सब वे हैं बोरोइंग कैपिटल के, बोरोड कैपिटल के, जिनके थ्रू हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो है फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।